असरनो इलेक्शन हो, हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। PTI के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। अगर हमारे लोग आइन के तहत चलेंगे, इदारे आइन के तहत चलेंगे, हम उनको सरागू कर देंगे। ये अंदरूनी तौर पे खुद कमजोर है। भाई आप में इतनी हिम्मत है, आप में इतनी सकत है। वो एक साहब थे, वो कहते थे हम टक्कर के लोग हैं। वो टक्कर के लोग थक्कड़ से लोग भी नहीं निकले। तहरीके तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान के तहत बहुत कुछ होने जा रहा है और रमज़ान के बाद तो ये अच्छा खासा स्पीड अप हो जाएगा। और इसमें सबसे बढ़कर महमूद खान अचकज़ई साहब जो इसकी सदारत कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान जो इसके मेन की प्लेयर बनने जा रहे हैं, और बाकी दीगर पार्टियां भी, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ भी, जो इस सारे मामले में, और मौलाना साहब को तहरीके तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान की हो सकता है किसी लम्हे सदारत ऑफ़र हो जाए कि आप इसकी सदारत कीजिए, क्योंकि बहुत आवाज़ें उठ रही हैं इस तरह की कि महमूद खान अचकज़ई पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, शायद उन्हें कहा जाए कि आप रिप्लेस होने दें मौलाना साहब को। ये इकट्ठ पाकिस्तान की सियासत में क्या इर्ताश लेकर आ सकता है, कितनी अहलियत है इसमें। और सबसे बढ़कर तहरीक इंसाफ खुद कहती है कि देखिए मौलाना साहब के पास तो बहुत बड़ी पावर है, रोड पावर, स्ट्रीट पावर। तो इस स्ट्रीट पावर का तहरीक इंसाफ कितना फ़ायदा उठा पाएगी, इस ऑपोजिशन इकट्ठ का फिर नतीजा क्या निकलेगा, ये देखना भी ज़रूरी है। मौलाना काम का आदमी है, मौलाना काम का आदमी है। मौलाना उंगलियों पे नचाता है लोगों को। जब भी पाकिस्तान की अवामी तारीख बनेगी, मौलाना उसमें शामिल होगा। क्या? जब भी अवामी उभार उठेगा, मौलाना उसमें शामिल होगा। मौलाना फजल रहमान जिस इत्तेहाद में होंगे, उस इत्तेहाद में कोई सर से कफन नहीं बांधेगा। उस इत्तेहाद में कोई ये पैगाम दे के नहीं आएगा इस्लामाबाद की तरफ कि जी हमारे जनाजे पढ़ दीजिएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो सियासी फैसले करेंगे, और सियासत में एहतजाज बिल्कुल हक है। ऑपोजिशंस का इकट्ठ जो है उसमें बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि जब ये इत्तेहाद बन जाएगा तो इस इत्तेहाद के लोग तहरीक इंसाफ समेत इत्तेहादी जमातों पे मुश्तमिल वो गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात शुरू करेंगे, और शायद उन मुज़ाकराती कमेटियों में मौलाना फजल रहमान भी हों। तो एक तो ये मंजरनामा होगा मुत्तहिदा अपोजिशंस का। पॉलिटिकली आपके अलायंस का जो ख्वाब है बड़ी देर से चल रहा है, उस पर आप भी काम कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। सबसे पहले मेरा ख्याल है कि आपने ही इस पर बात शुरू की, और कुछ मैं तो जिस दिन इलेक्शन ख़त्म हुआ है, मैंने अगले दिन कोर्ट में कहा था कि मेहरबानी करें और मौलाना और PTI को नज़दीक आना चाहिए। आपकी फजल रहमान साहब से भी बात होती है, उनसे भी आप मिलते हैं। 26वीं तरमीम में भी वो साथ थे, लेकिन वो साथ छोड़ गए, बात बन ना सकी। उस वक़्त क्या हुआ, बात ना बन सकी, और अब बात कैसे बनेगी, ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो यह है कि PTI में और JUI में बड़े फासले रहे हैं। वो हमें यहूदी एजेंट और क्या क्या नहीं कहते रहे, और हम उन्हें क्या क्या नहीं कहते रहे। बट जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, उनमें यही एक खूबी होती है कि वो अपने हालात के मुताबिक, ये दरिया है ना, दरिया अपना रास्ता ख़ुद बनाता है। तो अभी हमने जो है ये एक टर्न अराउंड हुआ है, और अब पहले इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि चूँकि इमरान खान ज़ाहिर है इनकम्युनिकेडो हैं, जेल में हैं, और बाहर लोग जो हैं, जो PTI थी वो तो उस तरह से रही नहीं, काडर है नहीं, तो उन लोगों का आपस में बड़ा फासला था। तो अब यह है कि ये फासला काफ़ी कम हो गया है, और मेरी जो मौलाना साहब से मुलाकातें हुई हैं उनमें, और फिर खान साहब से भी, चूँकि जेल में मेरी वो ट्रायल इकट्ठा है तो मुलाकात हो जाती है, तो उससे अब ये है कि हमने एक इसमें जो मैकेनिज़्म है वो क्रिएट कर लिया है। असद कैसर साहब अब इसको लीड कर रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हल हो गई हैं। और आखिरी 2-3 चीज़ें जो कामरान मुर्तज़ा की और असद कैसर साहब की मुलाकात हुई है, उसमें JUI और PTI के जो अपने मामलात हैं उनके ऊपर उन्होंने बातचीत की है, और वो कोई ऐसी बातें नहीं हैं, मेरे ख़्याल में वो काफ़ी सॉल्वेबल हैं। तो हम इंशाल्लाह रमज़ान को देख लें, रमज़ान तक या रमज़ान के बाद तक ये हमारा अलायंस जो है इंशाल्लाह हो जाए।
ये भी मुमकिन है कुछ लोग इस पर काम कर रहे हैं कि उनसे सदारत ले ली जाए महमूद खान अचकज़ई से, और सर से सदारत लेने के बाद मौलाना साहब को दे दी जाए और मौलाना साहब तहरीक तहफ़्ज़े आईन पाकिस्तान के सरबराह बन जाएं, जैसे वो अदम एतमाद के दिनों में PDM जो थी उसकी सरबराही कर रहे थे। और वो PDM तो कामयाब हो गई थी, मौलाना साहब की सरबराही जीत गई थी, अदम एतमाद कामयाब हो गई थी तारीख में पहली दफ़ा, और इमरान खान घर चले गए थे। तो एक तो ये मंजरनामा होगा मुत्तहिदा अपोजिशंस का। इसके साथ साथ जो माजी के अगर आप हालात देखें तो पाकिस्तान नेशनल अलायंस PNA 1977 में भुट्टो मुखालिफ बना और उसका मकसद था कि आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज और इस्लामी निज़ाम के नफाज का मुतालबा। नतीजा उसका क्या निकला? तवील तरीन मार्शल लॉ और जनरल ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार संभाल लिया। दूसरा जो इत्तेहाद बना बड़ा इंपॉर्टेंट, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद IJI 1988, उसने मुखालफत की बेनज़ीर भुट्टो की, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मुखालफत हुई। बेनज़ीर भुट्टो की जब मुखालफत उसमें हुई तो मकसद उसका था बेनज़ीर भुट्टो को इक़्तिदार से आने से रोकना और दाएँ बाजू की सियासत को मजबूत करना। नतीजा क्या निकला? बेनज़ीर वज़ीर-ए-आज़म बनी लेकिन 1990 में इनकी हुकूमत बरतरफ कर दी गई। तीसरा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM 2020 में मुखालफत थी इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत। मकसद इमरान खान की मुबैना बदइंतज़ामी, इंतखाबी धांधली और एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ मुज़ाहमत। नतीजा क्या निकला? तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटा दिया गया। चौथा, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA 2017 में बना। उसका मकसद मुखालफ यानी मद्दे मुकाबिल कौन? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मकसद सिंध में पीपल्स पार्टी की सियासत को चैलेंज करना और मुतबादिल लाना। नतीजा पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात जीत लिए और GDA कोई बड़ा सियासी असर ना डाल सकी। इसी तरह मुत्तहिदा मजलिस अमल 2002 में जो बना, परवेज़ मुशर्रफ साहब के मुखालिफ था और उनकी पॉलिसीज़ के मकसद था अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले के बाद दीनी जमातों का इत्तेहाद, अमरीकी मुखालिफ पॉलिसियों का फ़रोग। नतीजा 2002 के इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा तब का यानी NWFP में हुकूमत बनाई। छठा, अगर ग्रैंड अलायंस की बात करें GNA, तो 2002 में ये बना और उसका हदफ था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। मकसद था परवेज़ मुशर्रफ की हिमायत और इनके मुखालफत का रास्ता रोकना, यानी उनके मुखालफिन का रास्ता रोकना। नतीजा, मुशर्रफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ का मुमकिन ग्रैंड अलायंस 2024 मुखालफत यानी मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट। मकसद इमरान खान की रिहाई, मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज और हकीकी आज़ादी का हुसूल। ये था सारे का सारा जो आप देख रहे थे कि कितने अलायंस बन चुके थे, कहाँ से ये अलायंस बनने के सिलसिले शुरू हुए। मोस्ट ऑफ देम आपके सामने रखे। अब ये जो अलायंस बना है इसका नतीजा क्या निकलेगा और ये अलायंस कितना तगड़ा होगा, या वो 26वीं तरमीम की तरह होगा कि तहरीक इंसाफ एक वक्त आएगी वो कहेगी कि मौलाना साहब हम साथ नहीं चल सकते, हमें इजाज़त नहीं है, या फिर ये सारे का सारा इत्तेहाद जो है वो मौलाना साहब के गिर्द घूमेगा और मौलाना दोबारा से पाकिस्तान भर में इमरान खान साहब के बाद दूसरे मकबूल तरीन लीडर बन जाएंगे। आपकी दानिश में कोई इस तरह का इत्तेहाद, कोई अपोजिशन का इत्तेहाद वो शेप अप हो सकेगा और शेप अप भी होने के बाद वो कुछ कर भी सकेगा, हुकूमत को कोई टफ टाइम दे सकेगा, या आप इस तरह के हालात नहीं देखते? नहीं, देखिए ये बात तो है कि कुछ ऐसी सिलसिला शुरू हुआ जो कि पहले मतलब PTI का या इमरान खान का कह लें कि हमेशा वो सोलो फ्लाइट के कायल थे। हमेशा शुरू से देखें आप तो, यानी जब उनको इक़्तिदार से भी हटाया गया था तो भी जैसे आमतौर पे यही पाकिस्तान की सियासत में रही है कि एक किस्म के इत्तेहाद बनते हैं, अपने राइवल्स के साथ भी बनाते हैं, जैसे पीपल्स पार्टी और ये PMLN हमेशा जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ते भी रहे, लेकिन बाद हालात में और अक्सर हालात में मुत्तहद भी नज़र आते हैं। लेकिन इमरान खान के एक ये थी कि वो किसी पार्टी के साथ, उनका ख्याल ये था कि सारे जो हैं जितनी भी और सियासी पार्टियाँ हैं वो सब के सब जो है वो एक यानी करप्ट है, और उनका नारा यही रहा है करप्शन के ऊपर। तो वो कभी भी किसी से इत्तेहाद नहीं बना सके, और शायद मिसाल ये कि इसी नारे की वजह से उनको इतनी सारी सपोर्ट भी मिली है आवाम के अंदर। लेकिन अब जो है उनको शायद एहसास हो गया है, और या शायद उनकी पार्टी के अंदर से ये बात उनको बताई गई है कि बग़ैर हम अकेले जो है ये लड़ाई हम नहीं लड़ सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि वो तमाम सियासी पार्टियाँ जो कि हुकूमत को एक साथ इख्तलाफ है उनको इकट्ठा किया जाए। और देखिए सियासी पार्टी भी अगर देखा जाए तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं, पॉलिटिकल एलिमेंट्स, वो इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि उनके भी कुछ जो जिसको कहते हैं आमतौर पे जो इत्तेहाद शुरू के बनते हैं वो वन पॉइंट एजेंडा होता है,
वन पॉइंट एजेंडा होता है कि एक हुकूमत जो होती है उस वक्त पावर में जो भी, तो उसके ख़िलाफ़ जो है या उनके खिलाफ उसके पर जो भी उनकी ग्रीवांसेस होती हैं उसको इकट्ठा करती है, नॉट नेसेसरी कि उनके प्रोग्राम में भी कोई यकसानियत हो। तो अभी भी देख लें कि जब जिसकी मौलाना फजल रहमान साहब की बात की तो सबसे ज़्यादा जो अटैक ये PTI का या इमरान खान साहब का था, वो हमेशा से उनका सबसे ज़्यादा बड़ा निशाना जो था वो मौलाना फजल रहमान थे। तो ये है। और दूसरी बात एक लिहाज से देखा है तो हरीफ KP की पॉलिटिक्स में वो मौलाना फजल रहमान थे। लेकिन एक ये हमेशा सियासत में तो बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं कि अगर देखें फजल रहमान साहब भी कहते हैं धांधली हुई, और PTI का भी यही है, और जो उसमें हकीकत भी बहुत सामने आई है पतन की रिपोर्ट के बाद, तो और बातें वाज़ेह हो चुकी हैं कि जो भी इलेक्शन हुए थे वो बहुत ही सख्त मुतनाज़ थे। लेकिन एक और बात भी है कि जब मौलाना कहते हैं तो उनके मुकाबले में जीती थी PTI जीती थी, लेकिन इन तमाम तदादात के बावजूद भी एक नुक्ता नज़र है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें जैसे मौलाना साहब का अगर आप देखें 26th अमेंडमेंट पर ऐसा लगता था कि PTI और उनके दरमियान काफ़ी हद तक ताउन है, लेकिन आखिर में क्या हुआ, 26th अमेंडमेंट बगैर मौलाना साहब की सपोर्ट से तो पास नहीं हो सकती थी, इन्होंने सपोर्ट किया था इस लिहाज। ऐवान में मुझे क्यों निकाला की गूंज एक दफ़ा दोबारा सुनाई दी, और ये तो मंसूब था नवाज शरीफ साहब के साथ। 5-0 से सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को घर भेज दिया और उन्हें कहा कि आप अपने बेटे से तनख्वाह लेते हैं, और पनामा पेपर्स में से अकामा बरामद होता है और नवाज शरीफ घर भेज दिए जाते हैं। GT रोड से रैली में से गुजरते हुए सारे रास्ते वो मुझे क्यों निकाला की गर्दान करते हैं। वही फ़िक्रा, वही बात शेर अफजल मरवत ने कही, लेकिन उन्होंने बात ये अपनों से की। नवाज शरीफ जब ये कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, तो वो अपनों से नहीं कहते थे। उनका मतलब वो कुव्वतें थी जो नवाज शरीफ को पावर में नहीं देखना चाहती थी। और अब तो बहुत सारी चीज़ें पब्लिक हो चुकी हैं, अब तो सब ओपन सीक्रेट है। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला, मैं पूछना चाहता हूं क्यों निकाला, जबकि मुझ पे कोई करप्शन का धब्बा नहीं है। मोहतरम असद कैसर साहब अब हमारे साइड से सीनियर मौजूद हैं IT के हवाले से। हाँ, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। तहरीक इंसाफ में पीक का जो फ्लेवर था वो अली अमीन गंडापुर थे, और उनके साथ जो सेंटर फॉरवर्ड खेलते थे वो शेर अफजल मरवत थे। वो चेंज हो गया, सारा कुछ, सब कुछ बदल गया। हालांकि शेर अफजल मरवत साहब की अगर बात करें तो मुज़ाकरात इनिशिएट करने में उन्होंने रोल प्ले किया। उन्हीं की तकरीर पर राना सनाउल्लाह साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने और फिर अयाज सादिक साहब ने फील्डिंग सेट की और स्लिप पर से कैच लिए। कोई गली में खड़ा था, कोई लॉन्ग ऑफ पे खड़ा था, कोई मिड पॉइंट पे खड़ा था। तो बात आगे बढ़ी, मुज़ाकराती कमेटियाँ बन गईं, मुज़ाकरात होना शुरू हो गए। वही मरवत आज तहरीक इंसाफ में नहीं रहे। उनको पार्टी ने कहा कि आप हमारे साथ नहीं चल सकते। मरवत साहब ने कहा कि मैं तो मुश्किल में बड़ा काम आया हूँ, मैं तो पार्टी के साथ रहा हूँ, पार्टी का हिस्सा रहा हूँ। मुश्किल वक्त में जब कोई नहीं था तो मरवत था। तो अब उनसे क्या इख्तलाफ हो गया, क्या वजह बनी? पार्टीज़ जो होती हैं ना वो 50 शेड्स ऑफ ग्रे में होती हैं, उनमें हर तरह के लोग होते हैं। उसमें आपको लोग होंगे जो कि रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, उसमें लोग होंगे जो लड़ना चाहते हैं, उनमें लोग होंगे जो जलसे जुलूस बड़े अच्छे करते हैं, उनमें लोग होते हैं जो मीटिंग बड़ी अच्छी। करोड़ों लोगों की पार्टी है ना, हर तरह के बंदा होता है और हर तरह का बंदा ज़रूरी होता है। ये फिर लीडर फैसला करता है कि वो किस वक्त किसको आगे खिलाना चाहता है, और ये इमरान खान फैसला करते हैं। अभी जो अली अमीन है या जुनैद अकबर है, एक क्राइसिस ज़रूर है PTI के अंदर कि चूँकि वो हम सारे जो सीनियर काडर था उसको तो मेहरबानी करके ठुड्डे मुक्के मार के जेलों में डाल के फारिग कर दिया एस्टैब्लिशमेंट ने। अब उसके बाद सारे लोग जो है ना वो इस वक्त समझ रहे हैं कि हम एक दूसरे को गिरा के ना ऊपर आ जाएंगे। ये होता नहीं है, लेकिन ज़ाहिर इंसान है ना, उसकी एक फितरत है। तो वो इस वक्त इस कोशिश की वजह से PTI के अंदर एक लगता है कि बड़ी कोई भौचाल है। कोई ऐसी नहीं है, जो ही ये बड़ी पॉलिटिक्स सेटल होगी और इमरान खान जेल से बाहर निकलेंगे, PTI भी सेटल डाउन हो जाएगी।
मैं तमाम पार्टी स्टेक होल्डर से अपील करता हूँ कि वो इमरान खान को शरफ अफजल मरवत के हवाले से फैसले पर नज़रसानी की बात करें। कसूर है मेरा, किसी को नजर आ रहा है? सलमान अकरम राजा साहब पीछे पड़ गए, नोटिफिकेशन करो नोटिफिकेशन करो। सलमान अकरम राजा जिनकी सिफारिश से सेक्रेटरी जनरल बने थे, एक खातून है, वो मोहतरमा लग गई कि जी नोटिफिकेशन करो, तो लिहाजा करवा दिया। आपने पाकिस्तान को आजाद करना है। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि पहली फुर्सत के अंदर इमरान खान से मिलकर कई को मैं फर्क कराऊंगा। मानसरा के अंदर सबसे बड़ी करप्शन हो रही है। मैंने अली अमीन को कहा, अली अमीन, ये डीसी मानसरा करप्शन नहीं कर रहा, अवामी नुमाइंदे और उनके कारिंदे कर रहे हैं। अगर पीटीआई को समझने की बात समझने की ज़रूरत है इस बात पे, पीटीआई उस तरह की बहुत ही ऑर्गेनाइज सियासी पार्टी नहीं है। बावजूद इसके इक़्तिदार में रही है, उसकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, पॉपुलैरिटी के बहुत ज़्यादा है उनके पास। लेकिन अगर देखा जाए तो पार्टी जो है वो इमरान खान है। अच्छा, उसके बाद ये है कि एक चीज़ और जो नज़र आती है हमें, जो उसकी स्ट्रेंथ है पीटीआई की, स्ट्रेंथ ये कि बावजूद इसके कितनी कोशिशें की गई थी। आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले इनके कितने सरकर्दा रहनुमाओं को जो है फोर्स किया कि या सियासत से अलग हो जाएं या फिर वो दूसरी एक जो पार्टी जहांगीर तरीन साहब की बनी थी उसमें चले जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने इलेक्शन में, हम सब जानते हैं कि पार्टी में बावजूद इसके कि उसके सिंबल नहीं था, उसके पास जो है ये उसको उनके कैंडिडेट्स को इजाज़त नहीं थी कैंपेन करने की, बहुत उसके बावजूद भी जो इलेक्शन के रिज़ल्ट थे वो एक तारीख़ी रिज़ल्ट थे। तो ये बात तो है, लेकिन अगर आप कहें कि कोई तंजीमी सूरत हाल है, वो नहीं है। एक फॉलोइंग है, एक अमॉर्फस फॉलोइंग है, और जो कि इमरान खान साहब के गिर्द घूमती है। अच्छा, अब मतलब ये कि जो और लीडर हो सकते थे चीज़ों को करने के, वो भी जेल में इस वक्त हैं। तो जो बाकी लीडरशिप है वो तो एक लिहाज से, अब आप खुद देख लें, उनके बयानात होते हैं कि हम उनसे मालूम करके बताएंगे, इमरान खान साहब मुलाकात होगी उसके बाद हम तय करेंगे। तो मतलब ये एक आदमी बंदा जेल में बैठा हुआ है, ठीक है, उसके कहना जो है वही डिसीजन। लेकिन मतलब ये है कि एक पार्टी अगर वो मजबूत होती है कि फिर अगर क़यादत जो है आपकी जेल में भी है, तो जो आपकी बाहर क़यादत है वो भी इतनी मजबूत और सुलझी हुई हो या यूनाइटेड हो कि जो है चला सके। जब आप एक मॉर्फस फॉलोइंग किसी पॉलिटिकल पार्टी की होती है तो फिर इसी किस्म की चीज़ें हमें नज़र आती हैं। और एक और बात भी है जो इसमें मेरे ख्याल कोई ऐसी बात नहीं है जो कि अचंभे की बुनियाद नहीं है। आप देखें कि जब भी किसी सियासी पार्टी पर बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन होता है तो उसके अंदर इसी किस्म की वो तफरीक पैदा होती है। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि चूँकि इमरान खान फाइनल वर्ड होते हैं, इमरान खान को लिमिटेड एक एक्सेस है, और उसके बाद जो उनके तक पहली तरफ बात पहुँचा दे तो वो चीज़ बन के आती है। लेकिन ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि जो उन्होंने क़यादत की तब्दीली की है, जैसे केपी में जुनैद अकबर को लेकर आए, तो उसमें एक चीज़ ज़ाहिर करते हैं कि शायद उनके जहन में ये आई है, बहुत देर से आई है, कि जो आपकी हुकूमत है केपी की और क़यादत जो है उसको अलग-अलग होना चाहिए। और मैं ख्याल ये कि थोड़ी सी जो कि सब, अगर आप पीटीआई वालों से पूछें तो अमीन गंडापुर के बारे में उनकी राय बहुत ही मुख्तलिफ है। मेरे से मुख्तलिफ ये है कि सभी शकूक की नज़र से देखते हैं, तो वो जो है ये चीज़ भी सामने आती है। और ये ख़तरनाक सूरत हाल होती है कि अगर आप जो हुकूमत चला रहा है बंदा, उसी को आप जो है पार्टी की क़यादत दे दें तो फिर ना हुकूमत चलती है ना पार्टी चलती है। खान साहब का मसला ये है कि 3 ख़त वो लिख चुके हैं, 3 ख़तों के जवाब किसी तरफ से आए नहीं है। पता नहीं वो कबूतर जो बनीगाला से वो उड़ाते हैं वो किस तरफ निकल जाता है, वो वहाँ तक जाता नहीं है, उस छत पे उतरता नहीं है जिस छत पे वो उतारना चाहते हैं। और खतूत नवीसी भी वो क्या कर रहे हैं, पता नहीं ये ख़त कहाँ किस मशीन में डलते हैं। ये एक ओपन लेटर है। ओपन लेटर का मतलब ये नहीं होता कि ख़त, जिस तरह आप ख़त लिखें उसका जवाब आए। इमरान खान साहब ने 3 ख़त लिख दिए और आर्मी चीफ़ के नाम वो ख़त है। आर्मी चीफ़ जो हैं उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि मुझ तक तो ऐसा कोई ख़त नहीं आया, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात भी की।
उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास कोई ऐसा ख़त आता तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भिजवा देता। मतलब ये कि आपस में बैठकर पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठें और बातचीत करें, हालात को आगे लेके चलें। पॉलिटिकली तो फंसा हुआ है पाकिस्तान, कोई समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे यहाँ से आगे बढ़ाया जाए। प्रॉब्लम ये है कि देखें, पहले जो होता था ना, उसमें ये होता था कि इस्टेब्लिशमेंट आसानी से ज़ेर बार कर लेती थी, डील हो जाती थी, नवाज शरीफ साहब हों, पीपल्स पार्टी बाहर चले जाते थे, काम ख़त्म हो जाता था। अब इमरान खान जो है वो किसी ये आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं, इनकी समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है। 3 साल हो गए हैं, पॉलिटिकल आंसर इमरान खान का है नहीं। कद उनका इतना बड़ा हो गया है कि अडियाला जेल के दरवाजे पे लाते हुए भी हुकूमत खौफज़दा है कि ये पता नहीं क्या से संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। दूसरी तरफ देखें, अयूब खान हों, ज़ियाउल हक हों, परवेज़ मुशर्रफ साहब हों, उनको 2 एडवांटेजेस थे। एक तो वो पॉपुलर थे इनिशियली, और दूसरा ये था कि डॉलर आ रहे थे। यहाँ इस वक्त ना इस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर भी फंसी हुई है कि एक तो अनपॉपुलरिटी बहुत है और फिर डॉलर भी नहीं आ रहे, और इमरान खान से जो खौफ है, इनसिक्योरिटी है, उसका कोई मॉडल नहीं बन रहा कि वो कहाँ पे आके सेटल डाउन किया जाए। ट्रेडिशनली 3 ही मुल्क थे जो पाकिस्तान में इस तरह के गारंटीज या चीज़ें करते थे, अमेरिका था, यूएई था, सऊदी अरब था। वो तीनों मुल्क इस वक्त फंसे हुए हैं अपने अपने मामलात में। अमेरिका के लिए पाकिस्तान अब इंटरेस्टिंग नहीं रहा। अभी आपने देखा असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लगाए हैं, वो भी उन्होंने इंडिया का लगा दिया। वैसे अमेरिका बड़ी गलती कर रहा है, टू मच रिलायंस ऑन इंडिया पाकिस्तान को मजबूर कर देगा कि चाइना की तरफ ही सारा चला जाए और अमेरिका का नुकसान होगा इस रीजन में। बट नॉनदलेस ये तो उनका मसला है। लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरेबिया या यूएई या अमेरिका पाकिस्तान में कोई बड़ा रोल प्ले करने के मूड में है, और इसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर आ गई है बात पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और यहाँ फंस गई। जहाँ तक किस ख़त का मामला है तो उसका तो बड़ा मुफस्सल और बड़ा बेहतरीन जवाब जो ख़त के वसूल कनिंदा होने चाहिए थे उनकी तरफ से आ गया। उन्होंने कहा कि ये ख़त की अहमियत ये है कि मैं इसको पढ़ूंगा भी नहीं। उमर अयूब जो हैं वो एक ख़त लिख रहे हैं IMF को। अब IMF क्या देखेगी? IMF क्या ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं रोज़ IMF के पास जाऊँ? ख़त तो एक पहले भी लिखे जा चुके हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि उसी में तेज़ी आई है। तेज़ी ये है कि ये दिखाना है कि भाई कि ये सूरत हाल जो बन कर रही, लेकिन ये और ख़त जो लिखे जा रहे हैं वो एक और चीज़ की भी अक्कासी करती हैं। जो स्टेलमेट आया हुआ है सियासी उसमें कि दोनों एक बंद गली में आ गए, अपोजिशन भी एक बंद गली में है कि इसके बाद क्या करें, क्योंकि 26 नवंबर के जो वाक़यात हुए थे तो ठीक है उसमें उन्होंने एक शो ऑफ फोर्स तो किया, लेकिन उसके नताइज जो हुए थे वो भी ज़्यादा यानी ख़ासे ख़तरनाक सूरत हाल बन के आई थी। वो हुकूमत के लिए भी जो है बहुत ही एम्बैरसमेंट की बात थी, लेकिन इनके लिए PTI के लिए भी था कि उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि जो खतूत लिखे जा रहे हैं वो इसी चीज़ की अक्कासी करती है कि देखें, मेरे ख्याल 2-3 ख़त मैंने जो देखे, एक तफसीलन तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो ख़तों का जो एक लिहाज से जो कंटेंट है, बेसिक कंटेंट है, वो यही है कि हालात ख़राब हो रहे हैं, इनको हमें तय करना चाहिए, कोई सियासी हल तलाश करना चाहिए, वरना और ख़राब हो जाएंगे हालात। तो मेरे ख्याल ये एक सॉर्ट ऑफ वार्निंग ज़रूर है उसमें। लेकिन अब वही सवाल पैदा होता है कि ये वार्निंग जो है वो किस हद तक जाएगी, क्योंकि उसमें एक और नतीजा भी अख्ज़ किया जा सकता है कि इसके ज़रिए अगर आप बार बार जो है सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को या आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ख़त लिखते हैं, तो उससे फिर यही होता है कि इसका मतलब ये हुआ कि आप तस्लीम करते हैं कि यहाँ पे आर्मी जो है वो और या जो आर्मी चीफ जो है वो उसकी रोल जो है एक आर्बिटर की है कि सियासी तौर पे चीज़ें नाकाम हो जाती हैं तो फिर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ये तय करती है कि आगे चल के क्या होगा। और ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल भी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में ये देखें कि जब जो है तसादुम की सूरत हाल ज़्यादा बढ़ती है तो उससे जो है फिर आर्मी का रोल बढ़ता हुआ हमें नज़र आता है। और मुझे ये ख़तरा ये नज़र आता है कि अगर यही चीज़ रहती है तो बजाय इसके कि जो अगर कहा तो जाता है कि हमको इस्टेब्लिशमेंट को हटाना है सियासी पस मंज़र से या उनकी मदाखलत को रोकना है, तो क्या एक सवाल पैदा होता है कि इससे मदाखलत और बढ़ जाएगी या कम होगी। मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कम होगी बल्कि और बढ़ेगी, क्योंकि इनका ख्याल ये होगा कि हम ही तस्फिया करा सकते हैं इन सियासी हल, हम ही जो है सियासी तौर पे जो तसादुम की सूरत हाल है उसको ख़त्म कर सकते हैं।
पहले नवाज शरीफ थे या बीबी थी, बातचीत हो जाती थी, वो मान जाते थे, बाहर चले जाते थे, पीछे हुकूमत हो जाती थी। अब ये इमरान खान आउट ऑफ सिलेबस आ गए, ना ये जो है वो तैयार है एक कदम पीछे हटने के ऊपर, ना वो किसी डील के लिए तैयार है, वो चाहते हैं फौरी इलेक्शन। फवाद चौधरी पाकिस्तान की सियासत का बहुत बड़ा नाम है। वो कह रहे थे कि इमरान खान तो आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं, तो इमरान खान प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, उनकी आबियारी करने के लिए, उनको संवारने के लिए बहुत काम किया, बड़ा होमवर्क किया गया। तो वो फिर आउट ऑफ सिलेबस फिर कैसे हैं? और अगर वो आउट ऑफ सिलेबस थे तो 2018 में लॉन्च कैसे कर दिए गए? ये मुअम्मा फिर क्या है? इतनी सिक्योरिटी लेयर्स से चेक हुआ, इमरान प्रोजेक्ट पे इतना काम हुआ, इतना अच्छा डिज़ाइन किया गया और हर तरह से डिज़ाइन करके उनको परखा गया, बनाया गया, फिर 18 में लॉन्च हुए। ये सारी एक पूरी हिस्ट्री है, पाकिस्तान की तारीख है। धरनों से आप शुरू करें, उससे भी पीछे चले जाएं, बड़ा होमवर्क है इस पे। तो ये आउट ऑफ सिलेबस कैसे, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। नहीं, पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, ये गलतफहमी है लोगों की। इतना ज़्यादा क्रेडिट हमारी इस्टेब्लिशमेंट को देना कि वो पता नहीं इस तरह से लोगों को बना देंगे, गिरा देंगे, ये इनके पास सिवाय क्वेरियन के, सिवाय डंडे के, तो इस डंडों पे तो लोग नहीं बनते ना गिरते हैं ना बनते हैं। ठीक, एक माहौल होता है। मिसाल के तौर के ऊपर जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का जो मॉडल इस्टेब्लिशमेंट चला रही थी, वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चला रही थी, वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट चला रही थी। 51 ऑनवर्ड देखें, जब नेहरू ने 51 में ये बयान दे दिया कि हम नॉन अलाइंड हैं और कोरियन वॉर हो रही थी, तो उस वक्त पाकिस्तान के जो लीडरशिप थी उसने सही फ़ैसला किया। उन्होंने अमेरिका के पास चले गए, उन्होंने कहा जनाब ये हम तो पहले ही कहते थे ये कम्युनिस्ट है और हम आपके साथ हैं और वेस्टर्न ब्लॉक हमारे साथ आए। तो वेस्टर्न ब्लॉक और अरब ब्लॉक हमारे आके पीछे खड़ा हो गया और ये मुल्क चल रहा था। पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट का कोई इतना क्रेडिट नहीं है मुल्क चलाने में, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट चला रही थी। अब जब USSR ख़त्म हुआ है तो हमारे लोगों को समझ ही नहीं आ रही है कि आखिर हमारी पोस्ट USSR हमारी पोजीशन क्या होनी है। तो पाकिस्तान को इन्होंने एक बहुत बड़े, हम इस वक्त एक आप समझिए कि एक चैलेंज से गुजर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें समझ नहीं आ रही आखिर हमने चाइना की डिमांड्स जो हैं वो भी बड़ी अजीबोगरीब हैं और अमेरिका के लिए जो है वो इस रीजन में फ़िलहाल इंटरेस्ट नहीं है। चले मैं कहता हूँ प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इमरान खान रिलीज़ इमरान खान की ट्वीट नहीं भी करते, लेकिन वो पैसे तो नहीं ना दे रहे हमें, पैसे अमेरिका से नहीं आने, ये तो श्योर है ना। तो पैसे नहीं आने, अरब मुल्कों से पैसे नहीं आने, अमेरिका से पैसे नहीं आने। और ये भी शहबाज शरीफ साहब की या किसी की भी गलत फहमी है कि पाकिस्तान 2 सालों में टर्न अराउंड हो जाएगा। ये मुल्क ऐसे नहीं टर्न अराउंड होते। अभी आप इज़राइल जो आज इतना बड़ा टेक्नोलॉजी जाइंट है, आप ज़रा इसकी हिस्ट्री पढ़ें। 85 में उन्होंने अपने इस प्रोग्राम की बुनियाद रखी थी। 40-50 साल लगे हैं इसराइल को यहाँ पहुँचते। ये मुल्क ऐसे थोड़ी हो जाता है। मुल्क है, इधर पाकिस्तान है तो 2 साल सड़क नहीं बनती तो मुल्क टर्न अराउंड हो जाएगा। मेरे पास एक बंदा भेजा गया कि नवाज शरीफ साहब आप जो है ना वो इस्तीफा दें और घर जाएं धरनों के दौरान, वरना आप फिर आप अपना तैयार रहें, आपके साथ वो सलूक किया जाएगा जिसको आप याद रखेंगे। तो मैंने तो उनको मैंने कहा जी आपने जो करना कर लें। नवाज शरीफ ने कभी इस्तीफा नहीं दिया। उसके बाद फिर वो मौसूफ जो हैं वो ये कहते हैं हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। इमरान खान साहब, ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। ये बात सही है कि उनको एक आर्मी की मदद हासिल थी और ख्याल ये किया जाता था, जैसे मैंने लिखा भी था इस ज़माने में कि मैं जनरल बाजवा से एक मुलाकात थी तो उस पर मैंने ऐसे पूछा, इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त, इमरान खान ख़त्म नहीं हुई थी, अक्टूबर 2021 की बात थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इमरान खान को सपोर्ट क्यों किया? तो उन्होंने जवाब दिया कि जब उसने चूँकि नवाज शरीफ साहब को वहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया था और उन पर जो इल्ज़ाम थे, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जो उनकी एक मीटिंग की उन्होंने जिसमें फॉर्मी कमांडर्स जितने भी थे उनकी बुलाई। तो उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ को नहीं आने देना है, ये इमरान खान को लाना है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी जो है बेगमात को भी बुला लिया।
उसमें 99% उन्होंने की राय ये थी। ये जनरल बाजवा ने वाकया सुनाया आपको? बाजवा ने। अच्छा। कि उन्होंने कहा इमरान खान को लाना। अच्छा। तो खैर वो आ गए। तो बात ये थी कि ठीक है, सपोर्ट मिली उनको, सब कुछ मिली, लेकिन एक और बात भी हम सब जानते हैं कि इमरान खान का अपना एक वो है, यानी जिसको कहते हैं कि एक एरोगेंस भी रहा है और दूसरी बात ये है कि उनका एक लिहाज से जिसको कहते हैं एक करिश्मा भी रहा है, एक उनकी जो है कल्ट फॉलोइंग कह लें या उनकी जो है सेलिब्रिटी स्टेटस रही है। तो वो जो है उनके लिए मुमकिन नहीं था कि वो पूरी तरह आदमी उनको कंट्रोल में चला सके। इनफैक्ट किसी भी हुक्मरान को किसी तरह भी अगर लेके भी आते हैं तो ये मुमकिन नहीं होता है सिविलियंस को कि वो पूरी तरह जो है उसी तरह चलाया जाए जो कि मर्जी होती है इस्टेब्लिशमेंट की। ठीक है। अभी ये गवर्नमेंट चल रही है, लगता तो यही है कि इनके दरमियान बहुत ही आमांगी है। आमांगी इसलिए है कि इस हुकूमत ने पूरी तरह इनको दे दिया है जिसको कहते हैं फुल स्पेस, जहाँ पे अगर जितनी देखा जाए कि इन्वॉल्वमेंट जो है इस्टेब्लिशमेंट की आ रही है वो आपको इससे पहले किसी सिविलियन हुकूमत में नज़र नहीं आती थी। लेकिन वही सवाल पैदा होता है कि क्या ये जो एक लिहाज से इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है इनके इस पूरे सिस्टम में फिर से उभर के आएगा या नहीं आएगा। अब यूँ सोच लीजिए कि तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। वो मकबूल तरीन जमात ख़जाने की चाबियाँ लेकर मौलाना साहब के कदमों में रखे और कहे कि आप हमें बताइए कि क्या करना है और कैसे नदियाँ पार उतरना है, क्या फार्मूला रखें, किस तरह चलें, क्या मामला करें। ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तहरीक इंसाफ के पास मौलाना के लिए क्या ऑफ़र मौजूद है और मौलाना साहब तहरीक इंसाफ के साथ कैसे कंफर्टेबली चल सकते हैं और तहरीक इंसाफ अपना सारा कुछ मौलाना साहब को कैसे सौंप सकती है। और बैकग्राउंड भी मौजूद है, हालात भी आपके सामने हैं, तो ऐसा मुमकिन होगा नहीं होगा। प्रॉब्लम असल में यह है कि देखिए इस वक्त पाकिस्तान को एक आपने बहरान से निकालना है। बहरान मैंने आपको पहले ही बताया, ये पाकिस्तान नहीं, इनको शहबाज शरीफ साहब 2 साल और ज़ाया करना चाहते हैं, कर लें। मैं और आप यार हम तो इतने वो नहीं है ना ताकतवर कि शहबाज शरीफ साहब को लाजमन हमारी बात माने या इस्टेब्लिशमेंट को हमारी बात सुने। लेकिन देखिए मैं और आप जो लोग हैं या जो हम लोग जो पॉलिटिकल, हमें एक एडवांटेज है, हमने इतनी गवर्नमेंट्स को आते जाते देखा है, इतनी ज़्यादा हमने साजिशें होती देखी हैं कि हमें पता है ये 2 साल में पाकिस्तान में कुछ नहीं होता। ठीक। देखिए आप इमरान खान के बगैर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नामुमकिन है। आप साथ हों इमरान खान के, आपको उनसे इख्तलाफ हों, जो मर्जी, पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है, आप क्या कर लेंगे। 10 चीज़ें होंगी इमरान खान की जो जिसके ऊपर आप कह सकते हैं नहीं ये नहीं चाहिए, ये नहीं, बट पाकिस्तान उनके साथ है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उनकी सियासी हैसियत को तस्लीम करें और उसको तस्लीम करके ही आप आगे चलेंगे ना। एक बंदा, अब जैसे फ़ौज पाकिस्तान के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है 71 साल से वो है, हम कहें नहीं जी वो तो है ही नहीं है जी। जिस तरह ये लोग ऐसे शौक में कह देते हैं ये 22 ग्रेड का अफसर और अगला फैसले कर रहे हैं पाकिस्तान में 22 ग्रेड का अफसर कितने हकीकतें हैं ना, उसको आपको तस्लीम करके चलना पड़ता है। पीटीआई ने इस हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया। मुझे इसका इल्म है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरी मालूमात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मेरे ख्याल उनका सबसे बड़ा इस वक्त कोई गिला जो है इस हुकूमत के साथ कि जिस तरह से मैं और मेरे ख्याल इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बन के आती है कि जिस तरह से दूसरी पार्टी की मुआवनत की गई थी इलेक्शन में, वो उनके साथ नहीं किया गया। तो इख्तलाफ कोई बुनियादी तौर पे कोई आइडियोलॉजिकल नज़रियाती या उसूलों की बुनियाद पे नहीं है। अब ठीक है, इस वक्त एक मुश्तरका एक चीज़ बन के आती है कि उनकी नाराज़गी भी है, पीटीआई भी एक लिहाज से सबसे बड़ी आप देखें अपोजिशन पार्टी बनी हुई है, तो एक हद तक उनका ताउन तो है, लेकिन जिसको कहते हैं ना कन्वर्जेंस जो है वो कोई उस तरह का नहीं है। वो 1-2 चीज़ों में हुकूमत की मुखालफत में कर सकते हैं, लेकिन मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद बहुत दिन तक नहीं चलेगा। अब आपको पता है कि जितनी जैसी ये बातचीत आगे बढ़ी तो वज़ीर आज़म जो है उनके पास पहुँच गया मीटिंग में, अभी मैं चंद दिनों की बात है कि वो आगे। तो बात ये है कि ये तो मैं समझता हूँ कि ठीक है एक दबाव पड़ सकता है, लेकिन इनके दरमियान ताउन कोई ऐसी चीज़ों की तरफ नहीं ले जा सकता है जिसमें कहें कि हम कोई हुकूमत के लिए। लेकिन ये ज़रूर है कि जो हालात है, ये सही है कि जो और पॉलिटिकल एलिमेंट जारी हैं वो एक वार्निंग है, लेकिन सबसे बुनियादी चीज़ ये नहीं है
कि जो है कितना इनका वो रहता है, ताउन होता है एक दूसरे के साथ, या कोई एक लिहाज से वो एक फिर से अलायंस बनता है, वो एक सेकेंडरी सी चीज़ मुझे नज़र आती है। ठीक है। असल जो सूरत हाल गवर्नमेंट के लिए परेशान कौन हो सकती है या ये अपोजिशन के लिए फ़ायदेमंद होती है, वो ख़ुद बहुत सारी, एक लिहाज से देखा जाए तो एक मुल्क में ठीक है एक हद तक आप कह सकते हैं माशी सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर नज़र आती है, सब कुछ चाहिए, लेकिन आपके मुल्क के अंदर जो चैलेंजेस हैं, जैसे बलूचिस्तान और KP की जो सूरत हाल है, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। तो बजाय इसके कि अलायंस से उनको खौफ हो, सबसे बड़ा जो मसला जो चैलेंज बन के आ रहा है वो ये है कि इन चीज़ों को कैसे दुरुस्त किया जाए। तारीखी एतबार से देखा जाए तो बहुत सारे अलायंस बने, बहुत सारे अलायंस टूटे, बहुत सारे अलायंस कामयाब हुए, बहुत सारे नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसका सिलसिला एक जारी सारी रहता है। तहरीक इंसाफ जिसकी पार्टी में तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसके शेड्स चेंज हो रहे हैं, उसके फ्लेवर्स बदल रहे हैं, और साथ वो कोशिश भी कर रही है कि मुतहदा अपोजिशंस का इकट्ठ, ताकि मामलात आगे बढ़ सकें। और तहरीक इंसाफ का वाहिद हदफ ये है कि उनके बानी उनको वो किसी तरीके से जेल से रिहा करवा सकें। ये वो सारे मामलात हैं, और रमज़ान के बाद कहा यही जा रहा है, शुनीद यही है कि इसमें शिद्दत आ जाएगी, तेज़ी आ जाएगी, अगर इस अलायंस को भी, इस इत्तेहाद को भी किसी की नज़र ना लग गई तो। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।